हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो जो अपनी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट हैं, कैसे वर्किंग करता है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख लें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फेसबुक पे रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से एक पेज बनाया है, तो जाकर कृपया उसकी रिकमेंड करें और उसके अंदर आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो आज अपने जो शुरू करेंगे वो बेसिक चीजें करेंगे। वो ये करेंगे कि एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मर रेशो के बारे में सुना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या आपने टर्न रेशो या इस तरीके की आपने बातें बहुत सुनी होगी, जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके सामने स्टेप अप स्टेप डाउन आइसोलेशन ऐसे ट्रांसफार्मरों के सीधे के यानी कि आप जिसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दिया जाता है कि के जो है वो ज्यादा रहेगा, एक से कम रहेगा। तो इस तरीके की चीजें तब अपने सम्मत तरीके से पढ़ पाएंगे जब अपने को इस चीज का क्लियरनेस होगी कि ये के होता क्या है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जब बिल्कुल देसी भाषा में बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आईटीआई लेवल का बच्चा हो चाहे कोई भी। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है, एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कोई ट्रांसफार्मर में यहां 3 टर्न है, यहां 2 टर्न है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक टर्न बराबर 10 वोल्ट है तो यहां अगर मैंने 30 वोल्ट दी है तो यहां मेरे को क्या मिलेगी, 20 वोल्ट। कारण क्या था, एक तो टर्नों की संख्या कम थी। जब टर्नों की संख्या कम थी तो इसके अंदर उत्पन्न होने वाला E2 मतलब ईएमएफ जो जनरेट होगी और वोल्टेज जो जनरेट होगी वो भी क्या होगी, कम। जब ये चीजें कम सारी हो रही हैं तो हो किस कारण रही हैं, सिर्फ और सिर्फ टर्नों के कारण। अब टर्नों से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अपने उसको सब समझेंगे। उससे पहले अपने पढ़ेंगे आज ट्रांसफार्मर की समीकरण। तो आपने एक समीकरण पढ़ी होगी 4.445 मैक्सिमम एफ। ये जो समीकरण कहां से आई, कैसे आई, इसे पढ़ेंगे। देखो, एक तो होती है अल्टरनेटर की 4.445 एफ के डी के पी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ट्रांसफार्मर की समीकरण की बात कर रहा हूं, ना कि मैं गतिज प्रेरित ईएमएफ की बात कर रहा हूं। गतिज प्रेरित ईएमएफ समीकरण BLV sin थीटा होती है, वो एक अलग कंडीशन होती है, अपने यहां पर ध्यान देंगे। तो समझना है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, आपका जो EVG, देखो फैराडे का सेकंड नियम, बात को समझना। फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है, फैराडे का सेकंड नियम तो पहला तो क्या कहता है, या तो आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक करके घुमाया जाए, या आपका फ्लक्स प्रत्यावर्ती होना चाहिए, और अगर आपका फ्लक्स कटता है तो ईएमएफ जनरेट होगी। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे। सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम, कि उत्पन्न हुई ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होगी, रेट द चेंज ऑफ फ्लक्स। कहने का मतलब यहां एवरेज, मैं एवरेज ईएमएफ की बात कर रहा हूं, मेरे इस एवरेज शब्द पे जरूर ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या होता है, एवरेज शब्द की बात करूं तो आपको जो दिया था वो ट्रांसफार्मर पर बात करते हैं d∅/dt, यानी कि जो आपकी ईएमएफ समानुपाती किसके होगी, d∅/dt। d∅, ये d∅ क्या है, d∅ का मतलब फ्लक्स परिवर्तन। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी। मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर एक मैग्नेटिक 5 मैग्नेटिक लाइंस है, देखो इस पूरे को कहेंगे फ्लक्स, इन लाइनों को कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस, और मैग्नेटिक लाइंस यानी कि चुंबकीय बलरेखाओं के पुंज, गुच्छे, समूह, ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लक्स, जिसका मात्रक वेबर या होता है। तो आपको यहां पर क्या पढ़ना है कि मान लो मैंने एक चुंबकीय बलरेखा काटी, मेरे को 1 वोल्ट मिली। अगर मैं 5 काटता हूं तो मुझे कितनी वोल्ट मिलेगी, 5 वोल्ट। दैट इज द सिंपल कंडीशन ऑफ। आपको इतना समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, सीधी सी बात यार याद रखना। देखो, कई बार अपने शादी वगैरह में जनरेटर लाते हैं तो क्या होता है, लाइट वगैरह जब डिम होती है आप उसकी थोड़ी सी पकड़ के रेस जो तो खींच देते हो। रेस खींचने से क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और ज्यादा फ्लक्स काटता है जल्दी। तो रेट द चेंज ऑफ फ्लक्स यहां पर क्या है कि फ्लक्स कटने की जो दर है वो ज्यादा होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगी, ये बात क्लियर रखना। और टर्नों पर भी क्या है, डिपेंड करेगा। यहां पर अगर मैं एक टर्न की बात करता हूं, किसकी, एक टर्न की, तो देखो मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि d∅, अब देखो कोई भी सिंपल सी बात करता हूं, फ्लक्स के अंदर आपका फ्लक्स क्या होगा, प्रत्यावर्ती। आपका फ्लक्स क्या होगा, प्रत्यावर्ती। आपका जो फ्लक्स होगा अपने मैक्सिमम में लेंगे। भाई देखो, फ्लक्स तो प्रत्यावर्ती है, काम उसकी वैल्यू अगर प्राइमरी में 10 है, सेकेंडरी में 10 जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहां आएगी कि उसके जो, देखो अपने जब कभी
पेड़ियों पर चढ़ते हैं तो हर स्टेप पर अपनी जमीन से ऊंचाई कम ज्यादा होती है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, कम ज्यादा, इसी तरीके से। तो उसकी क्या है, मान और दिशा में परिवर्तन आएगा। पर अपने को समझना क्या है, अपने जब उसके अंदर उस चीज को पढ़ेंगे तो अपने को फ्लक्स मैक्सिमम लेना है, तो फ्लक्स पे आपके डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5m। अब बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स तो आ गया मैक्सिमम, परिवर्तन दर की बात करेंगे। किसकी? परिवर्तन दर की। तो दर समय में होता है। अब फ्लक्स कैसे परिवर्तन हो रहा है ये समझना है इधर। देखो, जीरो मैक्सिमम, जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो अपना प्रथम बार जो मैक्सिमम फ्लक्स आया वो कब आया? 4, 3, 2, 1, यानी कि 1/4। अगर मैं इसे मिटा दूं, मेरे पास क्या बचा? ये चीज, यानी कि 1, 2, 3। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, 4 बॉक्स बन गए 90 के। 90 पे शिखरतम मान होता है, उच्चतम मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्लक्स की। तो भैया यहां से आप ये समझिए कि 1/4 समय में अपने को क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मैं d5 मैक्सिमम अपॉन dt, समय को मैं यहां पर t बराबर 1/4 लिखता हूं, 4 ऊपर जाएगा तो 4 यहां आ गया, ठीक है। अब t बराबर, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो भैया सिंपल सी बात है, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी भी तो ऐसे ही बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड होगा। तो फ्रीक्वेंसी t बराबर क्या होता है? 1/f होता है। f भी ऊपर चला जाएगा, मेरे पास क्या आ गया? f। इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4, 5 मैक्सिमम f। भैया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो अपने पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण निकल के आ गई। वो समीकरण क्या निकल के आ गई, मैं जरा यहां आपके एक्सप्लेन करूंगा। 4, 5m f। ये क्या हुआ? ये तो समीकरण तैयार होगी। समीकरण तो तैयार होगी, याद रखना फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये आपकी आई है औसत। क्या आई है? औसत। तो भैया इस चीज को ध्यान रखना, ये औसत वैल्यू है। जब क्वेश्चन में आपसे औसत पूछे तो आपको सीधा 4, 5 मैक्सिमम f करना है। यदि आपसे क्या पूछे, देखो एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पर टर्नों की संख्या 1 मानी थी, अभी तक 1 चल रहा है। जब मैं प्राइमरी में जाऊंगा तो टर्नों की संख्या मुझे नहीं पता, तो मैं आगे लिख दूंगा n, भाई जितने आपके हो आप देख लेना। जब मैं सेकेंडरी में जाऊंगा, मैंने तो 1 के लेके समीकरण बनाई थी, मैं तो कह दूंगा भैया मेरी तो 1 टर्न की थी, आपका यहाँ पर टर्नों की संख्या लिख देना। तो वो तो हुई। इससे आगे बात, तो अपने यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जब औसत वैल्यू पूछे, औसत समीकरण पूछे तो ये होगी। अगर औसत ना पूछे तो भैया आपको पूछेगा आरएमएस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरएमएस पूछेगा, तो आपको ये समीकरण नहीं करनी। आपकी समीकरण क्या होगी? 4.445 मैक्सिमम f। अरे ये क्या हो गया? ये 4.44 कहां से आ गया? यहां तक तो समझ आ गया कि इस 4.44 को लाने में कहीं ना कहीं 4 को 1.11 से इंटू किया है, तभी आया। और 1.11 से इंटू क्या किया? ये अपना क्या है? फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर यानी कि आपका जो फॉर्म फैक्टर 1.11, देखो आप हमेशा आरएमएस बटे औसत करते हो। अगर मैंने यहां पर देखूं तो 1.11 आएगा, क्लियर है। अब मेरे को यहां से आरएमएस निकाल लिया तो इनका इंटू कर दूंगा। इंटू किया मैंने किसका? इसके साथ औसत का इंटू कर दिया। और इंटू औसत का नहीं, इस 1.11 का करना है, यानी कि औसत के साथ 1.11 का इंटू किया, मेरे पास क्या गया? 4.445 मैक्सिमम f। ये तो हुआ एक टर्म से। अब यहां पर थोड़ा सा और समझना है। तो भैया ये तो हुई समीकरण जो आपके एग्जाम में करेक्ट सामने दी होती है और आपको उत्तर करना है। औसत पूछे तो ये, आरएमएस पूछे तो ये। अगर आपसे पूछे लाइन, क्या पूछे? लाइन या फेज, तो भैया इनमें अंतर होता है, ये जरूर याद रखना। लाइन जो होगी उसमें अंडर रूट नहीं लगेगा और फेज में अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट अगर आपको दे के पूछे तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा। अंडर रूट भी आगे लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक और समझनी है अपने को भाई। यहां पर मैं अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के समीकरण बताऊं तो 4.445 f। आगे क्या आएगा? अगर मैं यहां पर बात करूं टर्नों की संख्या की, तो मैं यहां पर n1 लिख सकता हूं, यहां पर 4.445 f n2 लिख सकता हूं। जब इनकी टर्नों की संख्या अलग अलग होगी तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इनकी वोल्टेज भी क्या होगी, सॉरी ईएमएफ की अगर बात करूं वो भी क्या होगी? E1 E2 होगी।
तो समीकरण को ध्यान से देखना। अगर आपको ये समीकरण लिखी है और अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं दिया तो आपको सिर्फ ये समीकरण लेनी है। अगर प्राइमरी की पूछे तो ये, सेकेंडरी की पूछे तो ये। तो भैया क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है, क्योंकि अपना कोई रिश्तेदार वो नहीं बैठा जो अपने को जॉब दे देगा। अपने यूपीआर रीजनल की बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रही है, उसको पढ़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और बच्चों तक जरूर फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी का 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 सेकंड ही लगते हैं शेयर करने में, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अपने को समझना क्या है, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी पावर, ये दो चीजें तो कभी चेंज नहीं करता। एनर्जी ट्रांसफर करता है पर पावर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। तो भैया यहां से आप ये समझ सकते हो, आप क्या समझ सकते हो कि अपना P1 पावर, पावर प्राइमरी की निकालो तो P इंटू आई, P2 P इंटू आई। अब यहां 1 1, यहां 1 2 2। इस चीज को मुद्दे नजर रखते हुए पहले अपने एक चीज और कर ले। पहली और दूसरी समीकरण क्या थी अपनी? थी N2 अपॉन N1, K बराबर N2 अपॉन N1। ये N2 क्या है? ये टर्नों की संख्या है। मैंने आपको बताया टर्नों की संख्या से क्या होगा, E2 अपॉन E1। यहां पर भी फर्क पड़ेगा। अब दो चीजों पर तो फर्क पड़ गया, पर बात करेंगे अपने इसकी, क्योंकि पावर भी स्थिर रहती है। पावर क्या स्थिर रहेगी? देखो एक नंबर तो ये पूछ सकता है, या फिर आपको ये ऑप्शन में समझना, ये K जो है ये टर्न रेशियो का स्थिरांक है, इसको समझना किस तरीके से बढ़ेगा। ये आपको कुछ भी पूछ सकता है, करंट की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू, टर्नों की संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। देखो P बराबर क्या होता है, इसको जब मैंने क्या किया, देखो ये ऊपर दो एक कैसे आया, मैंने P1 को P2 से भाग दिया, प्राइमरी को सेकेंडरी से, या अपने कह सकते हैं अपने समीकरण जो S1 थी उसको S2 से डिवाइड किया, तब ये समीकरण बनी। ठीक है, अगर आपको यहां समझना है मोस्ट इंपोर्टेंट, P बराबर V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है, तो V2 बटे V1, जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो V2 बटे V1, तो यहां पर एक और चीज जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? V2 बटे V1। अरे भैया ये क्या हो गया, यहां पर करंट को मैं इस तरीके से क्यों नहीं लिखूंगा? यहां नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? इसका कारण ये है कि ये चीजें तो समानुपाती है, टर्न घटेंगे, सब कुछ घटेगा, पर एक बात याद रखना, आप सभी समझदार हो कि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान घटता है। तो भैया उल्टा आएगा, यहाँ I1 बटे I2 आएगा। आपके सामने है, पावर जब स्थिर है तो वो इसके समानुपाती रख सकता हूं मैं। ये दो को भाग दिया तो वोल्टेज 2 2 आ गई, E2 N2 आ गया, पर करंट E1 क्यों आया? क्योंकि विलोमानुपाती है, टर्न कम हुई, वोल्टेज कम हुई, वोल्टेज कम हुई तो ईएमएफ कम होगी, ईएमएफ कम होगी तो वोल्टेज के साथ करंट कम नहीं होगी, विलोमानुपाती होगी। यहां पर मैं इसी की बात कर रहा हूं, यहां पर कोई मैं ओम के नियम की बात नहीं कर रहा हूं। तो कई आईटी बच्चे होते हैं यार, वो समझ लेते हैं मैं ओम के नियम की यहां पर कोई वैल्यू की बात नहीं हो रही। अब यहां पर ये चीज क्लियर होगी। ये तो P बराबर V इंटू आई से मैंने कर दिया। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला और देखा होगा, P बराबर I स्क्वायर R। ये P1 का मानता हूं, P2 का I स्क्वायर R। जब भाग दूंगा तो यहां पर क्या आएगा, आई स्क्वायर बटे आई स्क्वायर आर बटे आर। तो भैया स्क्वायर हटेगी तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहां पर R1 R2। तो क्लियर बात, इतना दिमाग में रखना कि आपको याद इतना ही रखना है या आई तक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है भैया, कोई से भी घुमा के दे सकता है, कोई बात को समझना इतना आपको पता होना जरूरी है। तो देखो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि K का मान कब ज्यादा होगा कब कम होगा, होगा हमेशा एक से ज्यादा और एक से कम। स्थिरांक की बात करता हूं, सिंपल सी बात करता हूं, ये मेरी एक वाइंडिंग है। ठीक है, तो समझिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी। देखो जब तक प्राइमरी सेकेंडरी ना लिखे, स्टेप अप स्टेप डाउन, LT HT तो तय कर सकता, LT HT तय कर सकता हूं मैं। देखो बता ही देता हूं, देखो वीडियो को लंबा करने का इतना ही मकसद होता है कि यहाँ पर रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस है, ना कि कोई ट्यूटोरियल है, ना कोई मैं कोई अपने वो बढ़ाना चाहता हूँ। बात को समझना, अभी तक मैं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा, मैं ये तय नहीं कर सकता स्टेप अप है स्टेप डाउन है। यहाँ पर मैं ये जरूर तय कर सकता हूँ कि LT कौन सी, HT कौन सी। ये LT कहलाएगी, ये HT कहलाएगी, क्योंकि यहाँ टर्नों की संख्या ज्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ प्राइमरी कह दी, यहाँ सेकेंडरी कह दी। सेकेंडरी में अपने को आउटपुट जो मिल रही है उसमें देखें K का मान NE, यहां पर टर्नों की संख्या ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, करंट की वैल्यू कम मिलेगी।
ईएमएफ ज्यादा होगा, यानी कि के का वैल्यू 1 से क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। अगर अपने इसको उल्टा कर दे, लो ये प्राइमरी होगी ये सेकेंडरी, तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो N2 N1 N2 में दिखाता हूं, N1 यहां पर N2, ये N1 है, ये N2। देखो N2 क्या है, बड़ा है, ट्रेनों की संख्या बड़ा है, पर अपने वहां पर कैसे लिखते हैं, N2 बटे N1 लिखते हैं। इसको अगर मैं N2 यहां N1 यहां लिखूं तो भैया N2 बड़ा है तो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब N जब ज्यादा है तो E2 वो भी ज्यादा होगा और आपका V2 वो भी ज्यादा होगा। तो बात को थोड़ा समझना, स्टेप डाउन होगा तो 1 से कम हो जाएगा के का मान, और वैसे 1 से ज्यादा। आपको ई का पूछ सकता है, याद रखना करंट की वैल्यू सबसे उल्टी हो जाएगी, जहां ई एन और वी बढ़ेंगे वहां करंट की वैल्यू घट जाएगी, और जहां पर ई एन वी घटेंगे वहां करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो हुआ आपका स्टेप अप स्टेप डाउन को समझने का काम। देखो अपने आप शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर के वो अपने क्या कहते हैं इसको, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। आज अपने करेंगे स्टेप अप और डाउन। तो यही मैं क्लियर कर दूंगा, इसे मैं ऊंचाई, इसे अपचाई बोलता हूं। देखो ऊंचाई बढ़ाने वाला, अपचाई घटाने वाला, ऊंचाई बढ़ाने वाला, अपचाई घटाने वाला, ये अपने कह सकते हैं स्टेप अप बढ़ाने वाला, स्टेप डाउन घटाने वाला। अगर आपसे पूछ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करंट को क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करंट को घटाता है, ये तो लॉजिक बातें हैं, आप समझ जाओगे। देखो यहां पर ये चीज बढ़ेगी। अगर मैं स्टेप अप की बात कर रहा हूं, स्टेप अप में क्या होगा, यहां पर 3 है तो मैं यहां पर कितने डालता हूं, ज्यादा, ये मेरी सेकेंडरी, ये मेरी प्राइमरी। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, के का मान क्या होगा, ज्यादा, ई का मान क्या होगा, ज्यादा। 2 की बात हो रही है, 2 ज्यादा होगी, E1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा। देखो यहां से एक चीज और आ गई है, कई बच्चों के दिमाग में E और V घूम रहा है यार। भैया V के कारण E पैदा होता है, दिमाग में रखना, V के कारण E, तो V का मान हमेशा ज्यादा होता है, E हमेशा कम होता है। अगर दोनों की तुलना करूं, पर मैं तो पूरे ट्रांसफॉर्मर की कर रहा हूं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर जब वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ रही है ना तो करंट कम होगा। जहां सेकेंडरी में, किसके सेकेंडरी में, जिसपे क्या जोड़ूंगा, लोड। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है उत्पादन में। देखो जहां बिजली बढ़ती है वहां 11 या 33 में बढ़ती है, पर 11 या 33 को बहुत दूर लेके जा नहीं सकते, क्योंकि लंबाई, प्रतिरोध, तापमान और लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम किया जाता है। तो यहां से एक बात याद रखना, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करोगे, स्टेप अप का। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 11 को 33, 66, 220, 132, 440, आजकल भारत के यूपी उत्तर प्रदेश में 765 केवी तक की ट्रांसमिशन होने लग रही है। अंजानी नाम का एक स्टूडेंट है मेरा, वो वही काम करता है। तो कहने का मतलब ये है, उसने मैं ये चीज का थोड़ा बताया कि 765 केवी, सोचने वाला होगा कि अल्टरनेटर कितना बड़ा है। अल्टरनेटर तो चलो 11 केवी 33 उत्पन्न कर रहा है, पर ट्रांसफॉर्मर कितना बड़ा होगा। तो याद रखना, एक आपका पार्ट आएगा ट्रांसफॉर्मर का, इंडोर और आउटडोर ट्रांसफॉर्मर, उसके अंदर आपको समझाऊंगा। तो देखो अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूं,